बुलाया, क्रीम लगाया, भाजपा में शामिल हो गए और ईडी ने एकदम सब चीजें सफाचट करके उनको ठीक कर दिया। येदियुरप्पा साहब के ऊपर ईडी का केस दर्ज हुआ है या नहीं हुआ ये तो बताएं। नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे, ईडी और इनकम टैक्स के रेड नोटिसेज आते थे, लेकिन जैसे ही भाजपा में गए तो ये ग्लो एंड लवली स्कीम के तहत उनके ऊपर ये क्रीम लगी और वो पाक साफ हुए और उनको ठीक हो गए। सोमेन मित्रा जी जब तक टीएमसी में थे मुकदमे चल रहे थे और जैसे ही पार्टी छोड़ी उनके ऊपर ईडी का सारे के सारे तरीके से माफ हो गया। रमन सिंह के पता भी नहीं कि भी क्या ईडी के केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मुकुल रॉय जी जब तक टीएमसी में थे ईडी के प्रेशर में, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए फेयर एंड लवली स्कीम में उनके ऊपर क्रीम लगी और ठीक हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें इस बात को साबित करता है कि केवल और केवल सरकार के खिलाफ ना बोलने के लिए या भाजपा के अंदर शामिल होने के लिए इन एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इसी के बारे में हम कहना चाहते हैं, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के तरफ से विवेक तनखा जी ने एक पत्र निर्मला सीतारमण जी को, अमित शाह और किरण रिजिजू को नोटिस भेजा है। ये हम आपको अभी इसके साथ में लगा करके देंगे। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज करी जा रही हैं, झूठी और चयनात्मक खबरों को प्लांट करके कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से गैर कानूनी। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे सेक्शन 66 पीएमएलए का यह इजाजत नहीं देता कि सिलेक्टिव लीकेज करी जाए और इसके अंदर जिन चैनल्स में और जहां पर सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर ईडी के माध्यम से लीक करी जा रही खबरें, उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी जरूर देखें और अलग अलग बातें जैसे कि राहुल गांधी नॉट कोऑपरेटिंग विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ही पॉज्ड, डिडंट रिस्पॉन्ड टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर were not satisfactory, the answers were not satisfactory and it appeared that he was tutored by his lawyers on how to answer and avoid certain aspects, sources said। तो ये सोर्सेस के माध्यम से कहां से इनके पास में सब चीजें आ गई। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप इतना ही दिखाना चाहते हैं तो वहां पर एक कैमरा लगा दीजिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करिए, 30 घंटे लाइव टेलीकास्ट, लाइव फीड लीजिए, वहां से देखिए कि भी किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस, उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं। तो जो सिलेक्टिव लीकेज करके जो ये मीडिया को दिया जा रहा है और अपनी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर जिक्र किया गया है कि कहां कहां पे इस तरीके की लीकेजेस के खिलाफ बोला है और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एजेंसीज को समझाएं और ये सिलेक्टिव लीकेजेस बंद करें और ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की ये कोशिश करी जा रही है। और तीसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है कि एफआईआर कहां है। हम लोग 4 प्रश्न इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि पीएमएलए के तहत सबसे पहला तो कौन सा वो अनुसूचित अपराध है, शेड्यूल्ड ऑफेंस कौन सा है जिसकी जांच ईडी ने शुरू करी है। पीएमएलए एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस उसके अंदर दिया गया है कि ये शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। तो वो कौन सा शेड्यूल्ड ऑफेंस है, कौन सा वो अनुसूचित अपराध है जिसके तहत ये इंक्वायरी करी जा रही है और किस पुलिस एजेंसी ने अनुसूचित अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करी है, ये तो बताएं। और तीसरा, एफआईआर कहां, क्या हमारे को किसी को एफआईआर की कॉपी अभी दिखाई है? लगातार कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता इस चीज को पूछ रहे, कोई जवाब नहीं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इनसे प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये लोग जानते हैं कि अनुसूचित अपराध और एफआईआर के बगैर ईडी के पास में पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं। तो अगर कोई अनुसूचित अपराध नहीं, कोई एफआईआर नहीं, तो फिर वो जांच क्यों कर रहे हैं? और अगर है अनुसूचित अपराध और एफआईआर तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? सीधे सीधे हम लोग ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। शाम को हम लोग 5 बजे राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे